ठीक, आर्टिकल 78 तक का हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 79 में संसद यानी कि पार्लियामेंट, 80 में राज्यसभा, 81 लोकसभा, 82 के बाद 82 में क्या परिसीमन, ठीक, और फिर 83 में अवधि, 84 में योग्यता, 85 में सत्रावसान और क्या है एक विघटन, है ना। फिर 86 और 87 में अभिभाषण, राष्ट्रपति का अभिभाषण, ठीक है। और फिर 88 में अधिकार, ठीक। फिर 89 से आपका इंडिविजुअल पदाधिकारियों पर बात की जाती है, तो हम इतने पर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक, आर्टिकल 79 में संसद की बात की गई है। तो संसद 3 चीजों से मिलकर बनता है। एक तो आपका लोकसभा, राष्ट्रपति और तीसरा राज्यसभा, ठीक है। राष्ट्रपति पर हम बात कर चुके हैं, आगे लोकसभा और राज्यसभा पर बात करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 79 में संसद का प्रावधान किया गया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन से नंबर में है, तो आर्टिकल 79 में संसद 3 लोगों से मिलकर बनता है। एक आपका लोकसभा, दूसरा राष्ट्रपति और तीसरा राज्यसभा, ठीक। ये तीनों संसद के अभिन्न अंग हैं, मतलब तीनों को एक साथ ही संसद कहा जाता है, ठीक है। हम लोकसभा और राज्यसभा पर जिन बिंदुओं पर अभी बात करेंगे वो है क्या, इसका नामकरण यानी कि नोमेनक्लेचर, उसके बाद संरचना क्या होगी, स्ट्रक्चर क्या होता है लोकसभा और राज्यसभा का, इसके बाद इसमें कुछ आरक्षण का प्रावधान है, उस पर भी बात कर लेंगे यहीं पर। हालांकि वो आर्टिकल 330 के बाद आपको आगे मिलता है, हम आर्टिकल बाय आर्टिकल करते जा रहे हैं, तो ये जहां पर आएगा वहां पर डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर आरक्षण में थोड़ी मोड़ी बातें कर लेंगे, ठीक है। क्या जाएगा, नामकरण, संरचना, आरक्षण, ठीक। उसके बाद इसमें निर्वाचन इनका कैसे किया जाता है उस पर बात कर लेंगे। निर्वाचन या निर्वाचक मंडल पर कौन चुनते हैं इससे संबंधित इस पर बात कर लेंगे। इसके बाद जो हिस्सा रह जाएगा वो, इसके बाद जो हिस्सा बचेगा वो आपका योग्यता, ठीक है, और कार्यकाल, ठीक। क्योंकि यहाँ पर सदनों की अवधि की बात की जाएगी, ये है ना आर्टिकल 83। देखिए मैं इसमें बाद में जो गणपूर्ति या कोरम है या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, स्पीकर, है ना, इन सभी चीजों पर भी हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम आर्टिकल बाय आर्टिकल करते जा रहे हैं। तो जिस आर्टिकल में जो आएगा उस पर हम बात करेंगे। जैसे अभी तक हम राष्ट्रपति पर पूरी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन राष्ट्रपति के अध्यादेश पर, उसके आपातकाल का सिस्टम कैसा, उस पर हम डिस्कशन नहीं किए, क्योंकि राष्ट्रपति आर्टिकल 52 के आसपास पढ़ा जाता है और जो अध्यादेश है ना, वो आर्टिकल 123 में है, तो उस पर हम बात नहीं की। हम एक आर्टिकल करते जा रहे हैं ताकि प्रॉपर एक माइंड मैप तैयार होता चले, है ना, कि कहां पर कौन चीज को याद रखना। वरना होता ही है कि सबको एक साथ सीधे लोकसभा और राज्यसभा पढ़ने बैठे, इसी में आप पूरा संरचना, अवधि, नामकरण, योग्यता, सभापति, उपसभापति जितने भी हैं सब इकट्ठे पढ़ लिए, बाद में मालूम चलता है सब इधर उधर हाथ पहुंचने लगा, गुड़ गोबर एक साथ होने लगता है। तो हम वैसा ना करके आर्टिकल बाय आर्टिकल लाइन से करते जा रहे हैं। जिस आर्टिकल में जितनी बात की गई है हम उस पर विशेष चर्चा करते हुए चलेंगे। बाकी इससे जुड़ा हुआ और बाकी चीज है जो हमको आगे मिलेगा आगे आर्टिकल्स में, जैसे इनके विशेषाधिकार होते हैं मंत्रियों के, कौन कब किस किस अवस्था में उनका सदस्यता रहेगा नहीं रहेगा, स्थानें कब खाली हो जाती हैं, कोरम या गणपूर्ति किसे कहते हैं, सब आगे मिलेगा हमको आर्टिकल में। फिलहाल हम आर्टिकल 8 तक उनके विशेषाधिकार तक हम बात कर लेंगे। पहले आए नामकरण में, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा, कुछ डेट्स याद रखिए। लोकसभा के संबंध में 17 अप्रैल, 13 मई और 14 मई, ठीक है। इसके संबंध में 3 अप्रैल, फिर से वही 13 मई और 14 मई, ठीक है। 17 अप्रैल, देखो ये जो दो हैं लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित, इनका गठन कब किया गया था, तो 17 अप्रैल 1952 को है ना, 1952 में। तो लोकसभा का गठन कब होगा, 17 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा का गठन कब किया जाएगा, तो 3 अप्रैल 1952 को। 13 मई को यहां पर क्या जाएगी, पहली बैठक, आम चुनाव के बाद प्रथम बैठक कब आयोजित की जाएगी, तो 13 मई को बात की जाएगी। मैं ऐसा फैक्ट आपको इसलिए बता रहा हूं, कभी कभी आयोग में प्रश्न स्टेटमेंट्स में पूछ लेता है ना। कभी कभी क्या होता है, आयोग स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए लोकसभा और राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, तो इनका गठन 17 तारीख को हुआ था, प्रथम बैठक कितना हुआ था, तो ऐसा पूछता है ना। 14 मई को
जो लोकसभा है उसको हाउस ऑफ पीपल से इसका नाम क्या किया गया था? लोकसभा किया गया था। ठीक है, हाउस, पहले इसको क्या हाउस ऑफ पीपल और इसका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव था, मतलब इसको राज्य के प्रतिनिधि थे, इसमें यहाँ जनता द्वारा चुने हुए लोग होते हैं, तो इसको लोकसभा नामकरण कब किया गया था? तो 14 मई को। और इसको राज्यसभा कब किया? तो ये भी 14 मई को है। सिर्फ गठन की तारीख अलग है, इसको याद रखिएगा। 13 अप्रैल को लोकसभा का गठन हुआ था और 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का। ये दोनों डेट है 1954 का, इसको ध्यान रखेंगे। ये जो 13 और 14 मई कब का है? 1954 का डेट है, इसको याद रखेंगे। 1952 17 अप्रैल को लोकसभा, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा। ठीक है, तो ये हो गई नामकरण से जुड़ी हुई बातें। नामकरण गठन पर हम डिस्कशन कर लिए। इसके बाद आते हैं किस पर? संरचना में। ठीक, संरचना में आएंगे तो लोकसभा में कितनी सीट होती है? टोटल 552 सीटें हैं। राज्यसभा में आए तो यहां पर 252 सीटें हैं। ठीक है, टोटल सीट का प्रावधान कितना गया है? तो यहां पर लोकसभा में 252 और राज्यसभा में, लोकसभा में 552 और राज्यसभा में 252। वर्तमान में कितनी सीटें हैं? तो वर्तमान में 545 लोग हैं जो यहाँ बैठते हैं और यहाँ पर 245 लोग हैं जो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि यहाँ पर बैठते हैं। तो टोटल सीट 552 है, लेकिन बैठते कितने लोग हैं? 545 लोग हैं। इसमें भी आपके जो 524, 19 और 2, ये 524 राज्यों से चुनकर आते हैं, 19 लोग संघ शासित प्रदेशों से यानी कि यूटी से चुनकर आते हैं। ठीक है, और 2 कौन से हैं? तो ये 2 एंग्लो इंडियन हैं। हालांकि ये एंग्लो इंडियन वाला जो नाम नामित करने का जो प्रावधान था वो खत्म कर दिया गया है, लेकिन इसको स्ट्रक्चर में याद रखिए कि ऐसा था। तो 524 राज्यों से चुनकर आते हैं, 19 केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग होते हैं जिनको राष्ट्रपति क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं। वहीं पर अगर राज्यसभा की बात की जाए तो यहाँ पर 225, 8 और 12, 225 स्टेट से राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, 8 यूटी से, और 12 को जो 8 है ना साहित्य कला विज्ञान के जो 12 लोग होते हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। लोकसभा में कितने नॉमिनेट होते हैं? तो 2 लोग। राज्यसभा में कितने नॉमिनेट होते हैं? तो 12 लोग। ठीक है, ये क्लियर है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, 524, 19, 2 और 225, 8, 12। ठीक है, यहाँ पर 2 लोग नॉमिनेट होते हैं, वहां पर 12 लोग नॉमिनेट होते हैं। यहाँ पर 524 राज्यों से, 19 संघ राज्यों से, और यहाँ पर 225 स्टेट से और 8 यूटी से। ठीक है ना। टोटल कितने? 28 राज्य हैं और कितने? 8 यूटीज हैं हमारे पास में। तो यहाँ पर यह सिस्टम है, ये 8 के 8 यूटीज से नहीं होता, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें सभी जो आपके यूटीज है वहां से भी क्या बोल रहे हैं, क्या प्रतिनिधियों को चुना नहीं जाता है। इन 8 में से केवल दिल्ली, ठीक है, और आपका पुदुचेरी और, है ना, दिल्ली, पुदुचेरी और जेके, ये केवल इतने लोगों की जगह से ही चुनकर आते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया किसका? संरचना। अब आरक्षण की बात कर लेते हैं। तो आरक्षण के संबंध में इस चीज का ध्यान रखेंगे कि राज्यसभा में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, राज्यसभा में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं है। ठीक है, आरक्षण नहीं है। कहां पर? राज्यसभा में। जो आरक्षण वाला मामला है कहां पर है? लोकसभा में है। तो लोकसभा में जो आरक्षण है वो 3 चीज तरीके से होगा, 3 नहीं 2 तरीके से मान के चलिए। एक तो हो जाएगा किसके लिए? एससी के लिए। एक हो जाएगा किसके लिए? एसटी के लिए। तो लोकसभा में टोटल 84 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं और 47 सीटें किसके लिए हैं? एसटी के लिए रिजर्व हैं। अब ये आरक्षण लोकसभा में भी हर स्टेट में नहीं है, इस पर ही बात कर लेते हैं। ठीक, मैं क्या कह रहा हूं? लोकसभा में एससी का सीट 84 और एसटी का कितना है? 47 सीट है। इसमें भी हर राज्यों में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। कुछ राज्यों, ऐसा राज्य जहां पर कोई आरक्षण नहीं है, कोई आरक्षण नहीं है, जहां पर केवल एससी आरक्षण नहीं है और जहां पर केवल क्या है? एसटी आरक्षण नहीं है। इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो कोई भी आरक्षण नहीं है ऐसे वाला राज्य कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, ठीक है, मेघालय, जे.एंड.के जम्मू कश्मीर में, फिर अंडमान निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, पुदुचेरी और दमन दीव। ये ऐसे स्टेट्स हैं या ऐसे यूटीज हैं जहां पर किसी प्रकार का कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, जेके और आपका अंडमान निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, पुदुचेरी और दमन दीव। ये ऐसे स्टेट्स हैं या यूटीज हैं जहां पर किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं है। अब कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पर केवल एससी का आरक्षण नहीं है?
तो ये आपका दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप और मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, और कौन सा, मणिपुर। ये ऐसे स्टेट है जहां पर कोई भी एससी आरक्षण नहीं। कौन कौन सा है, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर। एसटी आरक्षण कहां कहां पर नहीं है, तो आपका हरियाणा, ठीक है, हिमाचल, केरल, ठीक, आपका यूपी, यूपी में, और आपका उत्तराखंड, ठीक है, इसको यूके लिख देता हूं उत्तराखंड को, गोवा, दिल्ली, पंजाब और कौन सा, तमिल, ठीक है, तमिलनाडु। ये ऐसे स्टेट है जहां पर क्या है, एसटी आरक्षण नहीं है। इस बात को ध्यान रखेंगे। कोई भी आरक्षण नहीं वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, जेके, अंडमान निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, पुदुचेरी और दमनदीप। एससी आरक्षण कहां पर नहीं है, तो दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर। एसटी आरक्षण कहां नहीं है, तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, यूपी और उत्तराखंड, गोवा, दिल्ली, पंजाब और तमिल। ये ऐसे स्टेट है जहां पर जो आरक्षण नहीं है। अब इनके अलावा बाकी सभी राज्यों में आपको एससी आरक्षण मिल जाएगा। इन राज्यों के अलावा सब में आपको एसटी आरक्षण मिल जाएगा। और ये ऐसे राज्य हैं जहां पर किसी भी के लिए कोई आरक्षण नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आरक्षण वाला बात हो गया। अब आते हैं किस पर, निर्वाचन पर। ठीक, तो लोकसभा के लिए निर्वाचन कैसे होता है, इनके लिए जो निर्वाचन की प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, एफपीटीपी कहते हैं। एफपीटीपी का मतलब है क्या, फर्स्ट पास्ट द पोल, मतलब जो दौड़ के पहले खंबा छुएगा वो जीत जाएगा। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है कहां पर, लोकसभा में। और राज्यसभा में PRSTV, जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव की जो प्रक्रिया है वही राज्यसभा के लिए भी है। लोकसभा के लिए क्या है, जो सबसे ज्यादा मतदान पाने वाला आदमी है उसको विजयी घोषित किया जाता है, ठीक। राज्यसभा में एक जगह से केवल एक ही आदमी को चुना जाना है। देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा इन सभी के लिए PRSTV का इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए लोकसभा के लिए क्यों नहीं किया गया, तो इस पर कहा जाता है कि ये इतनी जटिल चुनावी व्यवस्था है जो लोगों को समझ में नहीं आएगी कैसे करना है, ठीक है। बाकी ये चुनाव कैसे होता है ये हम राष्ट्रपति वाले में हम कर चुके हैं डिटेल में, अगर नहीं देखें तो एक बार देख सकते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। वो बहुत जटिल प्रक्रिया है और उसके लिए क्या है, टाइम टेकिंग भी है, खर्चेगा भी बहुत ज्यादा है। उसके रिस्पेक्ट में लोकसभा का FPTP होता है, ठीक। समझ पा रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा उसको हम लोग विजेता घोषित कर देते हैं, जबकि राज्यसभा के लिए ऐसा सिस्टम नहीं है। लोकसभा का जो निर्वाचन है वो कैसा होता है, प्रत्यक्ष, आप सीधे अपने कैंडिडेट को वोट डालते हैं। जबकि राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है वो कौन सा होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली इस पर इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इनको चुनते कौन है, तो इनको सीधे जनता चुनती है। चुनने वाले कौन है, तो सीधे हम वोट डालते हैं। हम मतलब क्या, जो 18 साल से ऊपर है। याद रखना, वयस्क मताधिकार की आयु पहले 21 साल थी, इसको 61st अमेंडमेंट से, 61वें संविधान संशोधन से वोट डालने के जो अधिकार था उसको 21 साल से क्या कर दिया गया था, 18 साल कर दिया गया था। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लोकसभा का चुनाव FPTP यानी कि फर्स्ट पास द पोल के माध्यम से की जाती है। सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला विजयी घोषित कर दिया जाता है। प्रत्यक्ष है क्योंकि जनता सीधे वोट डालती है अपने प्रतिनिधि को, ठीक है। और जनता की आयु मतलब कौन योग्य होंगे वोट डालने के लिए, तो जो भी इस देश के निवासी हैं, है ना, जिनका नाम निर्वाचक नामावली में है या जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, जिनकी आयु 18 साल से अधिक है वो वोट डालने के लिए पात्र होते हैं। वोट डालने की आयु पहले 21 साल थी, उसको 61वें संविधान संशोधन से 18 वर्ष किया गया था। राज्यसभा में आए तो राज्यसभा में PRSTV द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। अप्रत्यक्ष, सीधे जनता नहीं चुनती है। तो चुनने वाले कौन होते हैं, तो विधायक, राज्यसभा के विधानसभा के जो सदस्य होते हैं विधायक ही होते हैं, वो इनको चुनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्या, निर्वाचन का तरीका क्या होगा। इसके आगे पर चलते हैं तो योग्यता की बात कर लेते हैं कि लोकसभा के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। हमारा निर्वाचन हो गया। योग्यता पर आते हैं तो लोकसभा के लिए ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो और 25 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो, पूर्ण कर चुका हो। राज्यसभा के लिए भी भारत का नागरिक हो और 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। याद रखना है, लोकसभा के लिए 25 साल है और राज्यसभा के लिए 30 साल है। दोनों में भारत का नागरिक होना जरूरी होना चाहिए, ठीक, नागरिक होना चाहिए। एक बात और ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में अगर किसी आदमी को चुनाव लड़ना है तो याद रहे कि जिस सीट के लिए वो चुनाव लड़ रहा है, मान चलो कि रायपुर के लिए, किसी स्टेट के लिए, किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो चुनाव लड़ रहा है, उसको उसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना जरूरी है। जैसे मान लो किसी गांव जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में आता है लोकसभा के मामले में, अगर वो वहां की सीट के लिए चुनाव लड़ रहा है तो वहां के लिए इसको वहां का सदस्य होना जरूरी है। जबकि राज्यसभा के केस में ऐसा नहीं है। 2003 से ये बाध्यता खत्म कर दी गई है कि राज्यसभा के किसी व्यक्ति को चुना जाने के लिए
समझ पा रहे हैं? राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति को देश का नागरिक होना जरूरी है, वो उस निर्वाचन क्षेत्र से या उस राज्य से बिलोंग करता हो, ये जरूरी नहीं है। कब से खत्म कर दिया गया है? 2003 से, जबकि लोकसभा के संबंध में बाध्यता है कि जहां से वो चुनाव लड़ रहा है वहां का वो मतदाता हो रजिस्टर्ड, लेकिन राज्यसभा में जरूरी नहीं है कि मतलब दिल्ली का आदमी पंजाब में जाके चुनाव लड़ सकता है धूमधाम से। ठीक है, तो ये हो गया क्या इसके योग्यता। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लाभ का पद पर ना हो, ठीक है, विकृत मानचित ना हो, पागल ना हो, दिवालिया हो ना हो। तो ये दो मेन चीजें हैं कि नागरिक होना चाहिए, 25 साल की आयु पूरा कर लेना चाहिए, और जहां से वो चुनाव लड़ रहा है वहां का वो नागरिक मतदाता होना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि 1951 पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, ठीक है, 1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में विस्तार से इस पर बात की गई है कि और किस किस टाइप की योग्यताएं होनी चाहिए, या शर्तों पर डिस्कशन किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया क्या इसका योग्यता कि क्या होनी चाहिए व्यक्ति के पास में दोनों का सदस्यता के लिए। आगे बढ़ते हैं तो कार्यकाल पर। लोकसभा का कार्यकाल हमेशा सामान्य तौर पर 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। हर 5 साल में लोकसभा में नए लोग आकर बैठते हैं जो चुनाव जीतते हैं। ठीक है, अगर वही दोबारा चुनाव जीत गया है तो फिर से दोबारा आके बैठ जाएगा। सामान्य तौर पर 5 साल का होता है, लेकिन इस 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति की शक्तियों पर हमने बात किया था कि उसको क्या कर सकते हैं, विघटित कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को। उसके लिए अलग अलग कंडीशंस मैंने बताया था, प्रधानमंत्री वाले मामले में, राष्ट्रपति वाले मामले में, कि अगर अपना विश्वास मत खो चुका है, बहुमत नहीं है ना, या कोई प्रस्ताव या बजट पारित नहीं हो पाता है, तो अलग अलग कंडीशन में राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वो 5 साल से भी पहले चाहे तो उसको विघटित करके दोबारा से नए चुनाव की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज कार्यकाल खत्म होने का। अब कार्यकाल बढ़ाने का है तो 5 साल से पहले खत्म कर सकते हैं, क्या 5 साल से ज्यादा बढ़ा भी सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। इस कार्यकाल को 5 साल में एक बार करके 1 साल प्लस किया जा सकता है। एक बार में 1 साल तक बढ़ा सकते हैं। वो कब की स्थिति है? जब कोई आपातकालीन स्थिति होगी, जैसे युद्ध हो रहा है या कुछ विद्रोह चल रहा है, सशस्त्र विद्रोह चल रहा है, या इमरजेंसी में हम विस्तार से पढ़ेंगे आर्टिकल 352, 356 और 56 और 360 में 3 तरह के इमरजेंसी प्रोविजंस हैं देश में। उन केसेस में कि अगर चुनाव नहीं कराया जा पा रहा है, मतलब चुनाव कर पाना संभव नहीं है, भाई निर्वाचन आयोग अगर राष्ट्रपति को यह कह दे कि अभी किसी कारणवश चुनाव नहीं कराया जा सकता, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति चाहे तो कार्यकाल 1 साल बढ़ा सकते हैं किसका, लोकसभा का। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सामान्य तौर पर 5 साल का कार्यकाल होता है। उससे पहले राष्ट्रपति विघटित कर सकते हैं अगर उनको अलग अलग कंडीशन मिलता है ना, कि लोकसभा में वो जो जिनकी सरकार चल रही है उनकी बहुमत नहीं है, विश्वास खो चुके हैं, तो उसको पहले भी कम कर सकते हैं और नए चुनाव की घोषणा कर सकते हैं, या फिर उसको एक बार में 1 साल बढ़ा सकते हैं उसके कार्यकाल को। उसमें भी कब? अगर कोई इमरजेंसी प्रोविजंस चल रहे हैं तो। लेकिन किसी भी स्थिति में अगर इमरजेंसी का माहौल खत्म हो गया है तो इमरजेंसी खत्म होने के बाद से 6 महीना से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब क्या, आपने 1 साल बढ़ा दिया, 1 साल बढ़ाया, 2 महीने, 12 महीने बढ़ा दिए, 12 महीने में शुरू के 2 महीने में क्या हो गया, आपातकाल के प्रावधान खत्म हो गए या आपातकाल की स्थिति खत्म हो गई। तो आपातकाल की स्थिति खत्म होने के बाद में मतलब 2 महीने चले बाद 8 महीना पूरा होने से पहले नया चुनाव कराना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्या कह रहा हूं कि अगर आपातकालीन स्थिति खत्म हो जाती है तो खत्म होने के 6 महीने तक और रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रह सकते, उसका पूरा नया चुनाव कराना पड़ेगा। ये किसके समय हो गया? लोकसभा के संबंध में हो गया। राज्यसभा में आए तो राज्यसभा का 6 वर्ष का कार्यकाल होता है किसी व्यक्ति का। याद रखना, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा क्या है, कभी भी भंग नहीं होती, या इसको विघटित या डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है, मतलब ये क्या, हमेशा चलने वाली संस्था। ये एक बार गठित की गई थी, कब? 3 अप्रैल को। उसके बाद ये 13-14 मई तारीख को तो इसका नामकरण किए थे, पहली बैठक हुई थी 13 मई को। उसके बाद से लेके ये आज तक काम कर रहा है, कभी भी भंग नहीं हुआ, जबकि ये 5 साल में हर साल नया चुनाव होता है, नए लोग जाकर बैठते हैं, नई सरकार बनती है। लेकिन राज्यसभा के मामले में ऐसा कुछ नहीं है, ये कभी भंग नहीं होता। 6 साल है ना, हर व्यक्ति जो चुना जाता है 245 लोगों में, हर किसी का कार्यकाल 6 साल का होता है। हर व्यक्ति को इन, मान लो कि जो 245 लोग हैं, इसमें से जो 1/3 होते हैं, 1/3 लोगों को हर 2 साल बाद रिटायर किया जाता है। जो सबसे पहली बैठक मतलब जो राज्यसभा के सदस्य हुए थे, उनको लॉटरी के हिसाब से निकाले थे। भाई सबको एक साथ बैठाए थे, तो किसी का सबका कार्यकाल 6 साल में पूरा होने जा रहा था, लेकिन 2 साल बाद में लॉटरी कर करके इसको क्या करते थे, निकालते थे। उसके बाद से प्रक्रिया चलते आ रही है कि हर 2 साल में जो राज्यसभा के हैं 1/3 सदस्य बाहर जाएंगे और फिर नए सदस्य चुनकर अंदर भेजे जाएंगे। ठीक है, ये कभी भंग नहीं होती। इसका कार्यकाल 6 साल का होता है जो चुने जाते हैं उनका, जबकि इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का, या उससे पहले भी हो सकता है अगर राष्ट्रपति कोई विकट परिस्थिति देखते हैं तो ये हो गया कार्यकाल के संबंध में। ठीक है, आगे बढ़े तो ये लोकसभा और राज्यसभा आर्टिकल 80 और 81, 79 हम कर लिए। आगे आते हैं किस पर, परिसीमन पर, आर्टिकल 82 में। ठीक, आर्टिकल 82 में परिसीमन आयोग के बारे में कहा गया है। तो परिसीमन क्या होता है?
अब कुछ छोटे छोटे फैक्ट हैं जो क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको ध्यान देंगे। देखो, पूरे राज्य में सीटों का बंटवारा किया गया है, ठीक है। राज्यसभा के पास कितनी सीट रहेगी, तो ये शेड्यूल 4 में यानी कि अनुसूची 4 में बताया गया है कि राज्यसभा को कौन कौन से राज्य से कितनी कितनी सीटें मिलेंगी, ये किस पर, अनुसूची 4 में दिया गया है। लोकसभा का भी सीटों का आवंटन किया गया है, ठीक है। कौन से स्टेट में कितनी सीट रहेगी, कुछ स्टेट में कम सीट्स हैं, कुछ स्टेट में ज्यादा सीट्स हैं। ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उस राज्य की जनसंख्या कम है, ठीक है। मतलब क्या, प्रतिनिधित्व को एक समान करने के लिए, या संविधान में कहना चाहिए कि ये लिखा हुआ है कि ऐसी रीति द्वारा सीटों का आवंटन किया जाता है कि उनका अनुपात सीटों के अनुपात के अनुसार, उनका मतलब जनसंख्या का अनुपात सीटों के अनुपात से पूरे देश में एक जैसा रहे। मतलब अगर एक सांसद के पीछे अगर 10,000 लोग हैं, तो याद रखना कि पूरे देश में हर सांसद के पीछे 10-10 हजार लोग ही रहेंगे। इसे क्या कहते हैं, परिसीमन कहा जाता है। जो सीटों का बंटवारा किया गया है वो देश में जनसंख्या का 1971 की जनगणना के हिसाब से किया गया है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो लोकसभा में 552 सीटें हैं और जो राज्यसभा में 250 सीटों का जो प्रावधान किया गया है, इन सीटों का बंटवारा 1971 की जनगणना के आधार पर स्थिर कर दिया गया है, ठीक है। कि कौन से स्टेट में कितने सीट्स रहेंगे ये फिक्स है। कब की जनगणना के आधार पर, तो 1971 की जनगणना के आधार पर। लेकिन देश पे तो दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ते जा रही है, तो केवल जनसंख्या को बांटा जा रहा है कि कौन कौन से निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आएंगे। कई बार आप देखेंगे कि लोकसभा या राज्यसभा का जब चुनाव होता है, राज्यसभा का तो नहीं, उसको हम नहीं चुनते, उनको तो विधायक लोग चुनते हैं। लोकसभा का चुनाव होता है तो आप देखेंगे कि आप किसी और जिले में बिलोंग करते हैं, लेकिन वोट किसी और जिले के आदमी के लिए डालते हैं। तो ऐसा इसलिए है कि सीटों को तो फिक्स कर दिया गया है, याद रखना 1971 के हिसाब से सीट, ठीक, सीटों को फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन जो जनसंख्या को बांटा जा रहा है उसको परिसीमन के माध्यम से बांटा जाता है। अब तक कुल 4 परिसीमन लागू किए गए हैं। कब कब, तो 1952, 1962, 1972 और 2002, ठीक है। ये आपके अलग अलग परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं। कब, 1952 में, 62 में, 72 में और 2002 में। इसके अलावा आपका 42वां संशोधन और कौन सा 84वां संशोधन से सीटों की संख्या को फिक्स कर दिया गया है। कब तक के लिए, तो याद रखना 2026 तक के लिए, ठीक है। आरक्षण के संबंध में आपका ये 87वां संशोधन है, 91 अमेंडमेंट है। ये जब हम आर्टिकल 330 के आसपास पहुंचेंगे तो आरक्षण पर बात करेंगे। फिलहाल हम सीटों के बंटवारे पर बात करें तो अब तक देश में कुल 4 परिसीमन लागू किए जा चुके हैं, 1952, 62, 72 और 2002 में। 44th और 84th अमेंडमेंट द्वारा 2026 तक के लिए क्या कर दिया गया है, जनसंख्या को स्टेबल कर दिया गया है। अब हो सकता है कि सीटें बढ़ाई जाए, क्योंकि अब नई जनगणना के बारे में तो अभी न्यूज चल रहा है, ठीक है, कि नई जनगणना होनी, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, जो सीटों को बांटा गया है वो 1971 की जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है। अब केवल जनसंख्या को डिवाइड किया जा रहा है, वो परिसीमन के माध्यम से किया जाता है, जो कि 1952, 62, 72, 2002 और 42वां और 84वां संविधान संशोधन इससे संबंधित है। तो ये हो गया कौन सा, आपका आर्टिकल 82 परिसीमन आयोग के बारे में। अब आते हैं क्या, अवधि। तो अवधि पर हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसका कार्यकाल कितना रहेगा, है ना। अब ठीक, योग्यता पर ही बातचीत हो गई है कि क्या क्या योग्यता चाहिए हमको, ठीक, कि भारत का नागरिक हो, 25 साल की आयु पूर्ण कर चुका है सब चीज में। अब आते हैं हम किसमें, आर्टिकल 85 में, जो कि क्या, सत्र, सत्रावसान और विघटन। इसको समझिए क्या है। एक होता है सत्र, ठीक, दूसरा होता है क्या, सत्रावसान, और एक होता है स्थगन पर ही बात कर लेते हैं, और एक होता है क्या, विघटन। ठीक, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज को यूज किया गया है क्योंकि वकीलों की भाषा थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। सत्र में आए तो सत्र यानी कि सेशन 3 होते हैं। कौन कौन सा, एक होगा आपका बजट, उसके बाद शीतकालीन, ठीक है, होता है क्या, मानसून। इसको पहले लिख लेते हैं, मानसून को, बजट, मानसून और एक कौन सा, शीतकालीन सत्र, ठीक। ये 3 सत्र होते हैं। इसको बजट कब से कब तक, तो फरवरी से मई तक, ये जून से सितंबर तक, और ये नवंबर और दिसंबर में। सबसे छोटा क्या होता है, शीतकालीन सत्र होता है। तो इसको ऐसे ट्रिक बना के भी आते हैं, फरवरी जून नदी करके। तो बजट सत्र फरवरी से मई तक, मानसून जून से सितंबर तक, और शीतकालीन नवंबर से दिसंबर तक। सबसे छोटा कौन सा होता है, तो शीतकालीन सत्र होता है। इन तीनों सत्र के बीच में कम से कम 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। कितने का गैप नहीं होगा, 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब एक साल में कम से कम 2 सत्र तो बैठेगा। ये एक वित्तीय वर्ष के बारे में, 5 साल का सरकार चले तो मान लो 5-5 बार होने वाला, 5 बार बजट सत्र, मतलब हर साल में। ये एक साल में 3 सत्र चलते हैं, और उस एक साल में कम से कम 2 सत्र होने चाहिए। मतलब 2 सत्रों के बीच का गैप 6 महीने ज्यादा नहीं होना चाहिए, जनरली रहता भी नहीं है, ठीक है। तो ये 3 सत्र हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र।
ठीक, 1 साल का, ऐसा 5 साल तक सरकार करे तो ऐसा 5 बार होगा। ठीक, और किन्हीं भी 2 सत्रों के बीच में 6 महीने ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, मतलब 1 साल में कम से कम 2 सत्र तो होना चाहिए, ये कहेंगे। ठीक है ये। अब उसके बाद आते हैं किस पर, सत्रावसान में। तो सत्रावसान में मान लो कि भी क्या चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है। ठीक है, बजट सत्र चल रहा है। तो बजट सत्र जब खत्म होगा तो किस चीज की घोषणा की जाएगी, सत्रावसान की। ठीक है, सत्रावसान की घोषणा की जाएगी, मतलब क्या, अब सत्र चेंज करना है। ठीक, बजट की मीटिंग खत्म हो गई। बजट की मीटिंग के बाद अब सत्रावसान के बाद क्या किया जाएगा, ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद में फिर क्या हो जाएगा, मानसून सत्र किया जाएगा। मानसून सत्र की बैठक होगी। मानसून सत्र की बैठक के लिए बुलाएगा कौन, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं सबको। क्या करते हैं, आवाहन, आवाहन या बुलाना। तो बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति सबको समन जारी करता है कि सत्र चेंज, सत्रावसान समाप्त हो चुका है, क्या करना है आपको, बुलाना। तो सत्रावसान मतलब क्या है, एक सेशन खत्म होने के बाद में दूसरा सेशन स्टार्ट करने से पहले जो बीच में जो गैप लिया जाता है उसको कहते हैं कौन, सत्रावसान कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। स्थगन का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन करना। ठीक, पोस्टपोन करना या आप बोल सकते हैं डिले। ठीक है, स्थगन मतलब क्या है, अस्थायी रोक लगाना। इसमें भी अनिश्चित काल के लिए भी रोक लगाया जा सकता है कि भाई आपको बताया ही नहीं गया कि कब नेक्स्ट मीटिंग होगी, तो क्या जाएगा, स्थगन या अनिश्चित काल के लिए स्थगन। तो स्थगन को शॉर्टकट में ये समझिए कि कुछ देर के लिए रोक दिया था, कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों घंटों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए स्थगन किया जाता है। विघटन का मतलब क्या है कि अब संसद को, जो लोकसभा है उसका कार्यकाल 5 साल पूरा हो गया है। ठीक, अब नया चुनाव होना है। नया चुनाव में फिर उसका नए लोग आप बैठेंगे तो क्या होता है, जब एक पूरा कार्यकाल या जीवन, लोकसभा का जीवन समाप्त हो जाना क्या कहलाता है, विघटन या डिसॉल्व कहलाता है। जो कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति। अभी बताया था आपको कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से पहले भी खत्म हो सकता है, तो वो यही है जो कार्यकाल है, विघटन की बात कर रहे हैं। अलग अलग केसेस हैं। ठीक है, कि बहुमत खो दे, विश्वास खो दे, तो ये विघटन का अधिकार किसके पास होता है, तो राष्ट्रपति के पास होता है। सत्र आहूत करने का या बुलाने का जो अधिकार होता है वो भी राष्ट्रपति के पास भी होता है, राष्ट्रपति के पास ही होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो विघटन कौन, कितने साल में, 5 साल में, या विघटन किसको कहते हैं, तो जब कार्यकाल खत्म हो जाए, नई लोकसभा बैठने वाली है, उसको बोलते हैं। एक लेम डक सत्र भी होता है। क्या, लेम डक सत्र। अभी लेम डक सत्र क्या है, तो लेम डक सत्र मतलब समझिए कि कोई कार्य, लोकसभा के निर्वाचित लोग बैठे हैं, उनका कार्यकाल 5 साल पूरा होने को है। अब नया चुनाव होना है, तो नया चुनाव होने से पहले इस 5 साल को खत्म होने के बाद में जो आखिरी बैठक होती है, आखिरी मीटिंग, मान लो क्या शीतकालीन सत्र हो रही है, आखिरी वाली, तो इसी को क्या बोलते हैं, लेम डक सत्र कहते हैं। लेम डक सत्र एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं मैं, लोकसभा की जीवन काल या कार्यकाल खत्म होने से एकदम लास्ट वाला होगा। अब उस मीटिंग के बाद वो जाएंगे, अब नया चुनाव होगा, फिर से नए लोग चुन कर आएंगे, हाँ कि नहीं। तो ऐसे लोग जो अभी तो सदस्य हैं, अगले चुनाव के बाद सदस्य नहीं रहेंगे, उनको लेम डक कहा जाता है। इसीलिए वो जो आखिरी मीटिंग होती है कार्यकाल की, उसको कौन सा सत्र कहते हैं, तो लेम डक सत्र कहते हैं। यह हो गया सत्र। ठीक है, अब बैठक की बात करते हैं। स्थगन एक्चुअली में बैठक का होता है, मीटिंग्स। एक दिन में 2 मीटिंग होता है, एक तो 12 बजे से पहले और एक फिर 1 बजे से लेकर 6 बजे तक का। अभी 9, 10, 11 2 बजे से चालू हो जाए, 9 से 12, और क्या 1 से 6, 2 पार्ट में होता है मीटिंग। बीच में जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, वो लंच ब्रेक वगैरह होता है, शून्यकाल भी कहते हैं उसको। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये 2 पार्ट में मीटिंग होती है, डेली रोज की जो मीटिंग है 9 से 12 फिर 1 से 6। ठीक, ये दोनों सदनों के लिए कॉमन है। तो ये हो गया आपका क्या, सत्र, सत्रावसान और विघटन। ठीक, आगे बढ़े तो आर्टिकल किसमें, 86 और 87, अभिभाषण या विशेष अभिभाषण। देखो राष्ट्रपति क्या करता है, मान लो कोई नया लोकसभा के सदस्य चुन कर आए, पहली बैठक हुई, तो उस पहली बैठक में राष्ट्रपति क्या करते हैं, सदन को संबोधित करते हैं। फिर से रिपीट करूं, ये कह रहा हूं, नया चुनाव हुआ, लोकसभा में नए लोग का सबसे पहले मीटिंग हुआ, सबसे पहले मीटिंग में क्या हुआ, राष्ट्रपति अभिभाषण देंगे या सदन को संबोधित करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो अलग अलग सत्र हैं या अलग अलग फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में फिर शुरुआत में क्या करेंगे, राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। इस राष्ट्रपति का जो संबोधन होता है उसको तैयार करता है कौन, तो मंत्रिमंडल, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ना, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है, वो इनके अभिभाषण को तैयार करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। 2 बार अभिभाषण करेंगे, एक तो लोकसभा का नया सत्र स्टार्ट हुआ तो सबसे पहली बार सबको संबोधित करेंगे, उसके बाद हर फाइनेंशियल ईयर के शुरू में संबोधित करेंगे। जब वो शुरू में संबोधित करते हैं तो वो सरकार के पिछले कामकाज के बारे में और आने वाली नीतियों के बारे में बात करेंगे कि भाई हम ये काम करने वाले हैं। वो बोलते किसको है, तो जो लिखावट होती है, जो तैयार किया जाता है, उसको उनको जो पढ़ते हैं, है ना, जो अभिभाषण को पढ़ते हैं राष्ट्रपति, वो मंत्रिमंडल के लोग तैयार करते हैं। उसके बाद एक धन्यवाद प्रस्ताव किया जाता है। भाई राष्ट्रपति ने स्पीच दे दिया, स्पीच के बाद पर चर्चा होगी, क्योंकि उस स्पीच में क्या है, उस सरकार ने पहले क्या काम किया और आगे क्या करने वाले हैं, उस पर चीजों पर बात की गई है। फिर उस पर वोटिंग होती है और उस वोटिंग को पास होना जरूरी है। अगर वो पास नहीं हो पाया
तो इसको क्या कहा जाता है, सरकार विश्वास खो चुकी कहते हैं। इस पर धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव अगर पारित नहीं हुआ तो मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। मतलब ये एक अलग सिचुएशन है जिस पर मंत्रिमंडल को क्या करना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। एक और है, बजट भी हो, अगर बजट पास नहीं हो पाया तब भी मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना होता है। ठीक है, तो ये अभिभाषण और विशेष अभिभाषण समझ में आया। क्या है कि राष्ट्रपति हर सेशन को, यानी कि 5 साल कार्यकाल का जो पहला बैठक है उस पर सदन को संबोधित करेंगे। ठीक है, स्पीच देंगे। उसके बाद हर फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में स्पीच देते हैं। वो जो स्पीच तैयार की जाती है वो जो सरकार शक्ति में है या सत्ता में है उसके मंत्रिमंडल के लोग तैयार करते हैं। उस पर वाद विवाद किया जाता है या चर्चा की जाती है। चर्चा के बाद उस पर धन्यवाद प्रस्ताव होता है। धन्यवाद प्रस्ताव को बहुमत से पारित होना चाहिए। अगर वो पास नहीं हुआ तो मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। यानी कि ये कहा जाता है कि लोकसभा आपके कार्यों से खुश नहीं है। जिन कार्यों के बारे में भी राष्ट्रपति ने हमको बताया उसके बारे में क्या है, हम खुश नहीं है, तो वो उसको चाहे तो वहीं से बाहर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अभिभाषण। अधिकार की बात करें तो अधिकार में कुछ विशेष नहीं है, कुछ छोटे मोटे अधिकारों की बात की जाती है। यहाँ पर जो 88 नंबर है इसमें मंत्री और महान्यायवादी जो कि आर्टिकल 76 के अंतर्गत है उनके अधिकारों की बात की गई है। इसमें यह कहा जाता है कि एक मंत्री, मान लो कि वो किसका सदस्य है, लोकसभा का सदस्य है, और एक आदमी है जो राज्यसभा का सदस्य है। ठीक, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक आदमी जो लोकसभा का सदस्य है वो राज्यसभा के जितने भी मीटिंग्स चल रही हैं उसमें जाकर बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता, वोट नहीं कर सकता। सेम महान्यायवादी के लिए मैं बताया था आपको कि वो लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह में जाके बैठ सकता है, चर्चा कर सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता किसी बिल पर। भाई वो लोकसभा का मेंबर है, उसको राज्यसभा में अलाउ तो कर दी क्योंकि संसद का सदस्य है, इसकी कार्यवाही में भाग लेगा, लेकिन वोटिंग नहीं करेगा। वोटिंग करने के लिए तो कहाँ आना पड़ेगा, लोकसभा में आना पड़ेगा। जब वो बिल लोकसभा में उस पर वोटिंग चलेगी तो लोकसभा में आके वोटिंग करेगा। सेम चीज राज्यसभा के लिए, अगर राज्यसभा का कोई मेंबर है तो वो लोकसभा में जा सकता है, बैठ सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, समिति का सदस्य भी हो सकता है, लेकिन जब किसी बात पर वोटिंग की जाएगी तो वो लोकसभा में बैठकर वोटिंग नहीं कर सकता। वोटिंग करने का अधिकार उसको राज्यसभा में ही मिलेगा। ठीक, तो ये चीज कहां की गई है, आर्टिकल 88 में की गई है कि लोकसभा का आदमी लोकसभा में कोई बिल चलेगा वहां पर वोटिंग करेगा, राज्यसभा में नहीं। और राज्यसभा का सेम उसके लिए कि वो राज्यसभा में बैठ के वोटिंग कर सकता है, लोकसभा में जाकर नहीं। हालांकि वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, मंत्री और महान्यायवादी दोनों जा सकते हैं, समिति के सदस्य बन सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बस वोट नहीं कर सकते। ये कहां कहीं कहा गया है, तो आर्टिकल 88 में। तो ये हो गया हमारा 79 से लेकर के 88 तक का मामला। एक बात को ध्यान रखेंगे, हड़बड़ी नहीं करना है। हम छोटे छोटे चीजों को आर्टिकल बाय आर्टिकल डिस्कशन करते जा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ चीज छूट गया, तो वो छूटा नहीं है, आगे आने वाले आर्टिकल में आएगा। क्योंकि जैसे वित्त विधेयक है, बहुत सारी चीजें हैं, गणपूर्ति, कोरम, इनके अधिकार, वेतन, भत्ते, ये अलग अलग आर्टिकल में, और हम क्या आर्टिकल बाय आर्टिकल करते जा रहे हैं। ठीक है।